तो इस वीडियो में हम लोग यानी कि बात किए हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 जो सचिन एकेडमी पे बना हुआ है, ठीक है, पहले से ही अपलोड है। तो आप जाओगे और इस वीडियो में पेडागोजी का सिर्फ सॉल्यूशन किया गया है, यानी कि सीडीपी का, ठीक है, 30 अंक का। तो ये तो आंसर की था। आंसर की छोड़ को यहाँ पे देखोगे पेपर 1, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर 1 है, ठीक है, सारे को पता हो क्वेश्चन पेपर में जाना है। ये पेपर 1 का पेडागोजी देख लो, एक बार देख लो, फिर देख लेना दोनों का सेम है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अलग से इसको नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एक में ही हो जाएगा सारे। ये देख लो पेडागोजी सेम है, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी मोटर। अब देखो दूसरे वाले, यानी कि इसको कैंसिल करो, मैथ्स वाले में जाओ, सीटेड पेपर 1 पेपर 2 में देखो, पेपर 2 में देखोगे पेडागोजी देख लो, इसका भी पेडागोजी सेम है, यानी कि सेंसरी मोटर देखो सब सेम है, ठीक है। अब सोशल साइंस वाले देख लो, ठीक है, सोशल साइंस वाले सीडीपी देखते हैं, ठीक है, पेपर 2 एसएसटी। तो पेपर 2 वाले से देखो ये भी सेम है, बाल विकास सीडीपी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को जो है सभी देख सकते हो, एसएसटी वाले भी यानी कि सारे, ठीक है, सोशल साइंस मैथ साइंस पेपर 1 के लिए पेपर 2 के लिए सभी के लिए। तो चलिए अब सोल्व यानी कि सोल्यूशन करेंगे। आप लोग सोल्यूशन को, ऑप्शन को किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है वो सीखेंगे, ठीक है भाई, को एलिमिनेट करने का। तो सबसे पहला यानी कि जो है मैच द फ्लोइंग और जीन पियाजे से। जीन पियाजे वाले तो आपको पता ही होगा, थ्योरी 4 प्रकार के दिए थे, ठीक है, 4 स्टेजेस। तो पहला था क्या, बस वही मिलान करना है कि सेंसरी मोटर में क्या बताए थे। तो सेंसरी मोटर, अच्छा सबसे पहले देखो, अगर नहीं पता है तो फॉर्मल देख लो। फॉर्मल जो होता है वो यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, ठीक है। और ये कंक्रीट जो होता है वो कंक्रीट से मिला देंगे ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि सी का हो जाएगा बी, अब यहाँ पे मिला दिए, ठीक है भाई। और फॉर्मल का हो जाएगा यहाँ पे सी। अब देख लो कि 4 का सी किधर है, एक में दिख रहा है, ठीक है, और 3 का बी यहाँ दिख रहा है। अब ये दो, मतलब एक का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा का हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन में यानी कि बना सकते थे, और नहीं भी पढ़े और एक अगर पता भी है फॉर्मल ऑपरेशन या फिर कॉन्क्रीट के बारे में पता है तो यहाँ से आप मिला सकते थे, ठीक है भाई। तो 3 का बी कहीं नहीं था, यहाँ देख लो, और 3 का बी ये सिर्फ था, तो एक ऑप्शन से भी मिला सकते थे, आंसर यही हो जाएगा। और सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल 0 से 2, और ये हो जाता है 2 से 5 या 6 भी कहता है, ठीक है। और ये 6 से 8 साल के लिए, सॉरी 11 साल या 10 साल, और ये फॉर्मल स्टेज आ जाता है 11 से एबव या 12 से एबव, ठीक है। अगले सवाल की तरफ करता हूँ। करें कि मिस्टर अंजलि, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आपके पास पीडीएफ होंगे, तो जो आपको बेटर लगे देख सकते हो, ठीक है। मिसेस अंजलि ने अपनी 7वीं कक्षा में भूगोल का कठिन नक्शा आधारित प्रश्न दिया। कुछ विद्यार्थी पहले सोचते हैं कि कौन सा नक्शा, कौन सी रणनीति इस्तेमाल करेंगे। हल करने के बाद वे खुद जांचते हैं कि उत्तर सही है या नहीं। अगर गलती हुई तो उसे कैसे सुधारें। कुछ विद्यार्थी बस सीधे नक्शे पर काम करने लगे, और किसी, मतलब किस समूह में विद्यार्थी जो है मेटाकॉग्निटिव कौशल का प्रयोग कर रहा है। मतलब 7वीं कक्षा में अंजलि है, और भूगोल का जो है हार्ड नक्शा निकाल के लाती है और वो देती है वर्क करने के लिए, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी पहले सोचते हैं, फिर कौन से नक्शे और कौन सी रणनीति का इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में सोचते हैं। हल करने के लिए खुद जांचते हैं उत्तर सही है या नहीं, और गलती हुई तो उसे कैसे सुधारेंगे। और फिर अलग विद्यार्थी रहता है जो सीधे नक्शे पर काम करने लग जाता है। तो बताओ कि बेटर कौन है, मतलब हु इज, मतलब कौन से विद्यार्थी जो पहले जो कुछ रणनीति बना रहा था, कुछ नक्शा पे पहले हल कर रहा था, ठीक है, पहले खुद जांच रहा था, गलत सही को देख रहा था, तो कौन यहाँ पे बेटर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन जो दोज हु वर्क डायरेक्टली ऑन द मैप, या फिर दोज हु फॉलो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर पीयर्स। चलो ये तो अच्छा लग रहा है, ये गलत होगा। दोज हु फर्स्ट प्लान अप्लाई स्ट्रेटेजी एंड सेल्फ रिव्यू, ये बेटर लग रहा है। दोज हु जस्ट राइट दैट टीचर्स इज इंस्ट्रक्टेड, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, हम लोगों का जो आंसर आएगा कि वो जो पहले योजना बनाते हैं, फिर रणनीति अपनाते हैं और खुद समीक्षा करते हैं, ये बेटर आंसर होगा, क्योंकि वहां पे वो मेटाकॉग्निटिव जो है स्किल का प्रयोग कर रहे हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखे होंगे, ठीक है। अच्छा अगले सवाल क्या था कि रोशन, ठीक है, रोहन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रिप्रेजेंट मास्टरी ओरिएंटेशन। मास्टरी ओरिएंटेशन क्या होता है, मास्टरी यानी कि जैसे कि आपको सीडीपी में ज्यादा पकड़ है, तो सीडीपी में वर्क कर रहे हो 4 साल से, 5 साल से, ठीक है, 6 साल से, तो ये सब क्या हो गया, मास्टरी ओरिएंटेशन अप्रोच हो जाता है, ठीक है, पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अवॉइड्स करेगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे, अगर ये सवाल मास्टरी ओरिएंटेशन का पता नहीं है तो पहले अवॉइड आस्किंग, अवॉइड आस्किंग निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव वर्ड से इसको निकाल देना है। सोल्व क्वेश्चन, यानी कि मेरा सोल्व क्वेश्चन सो द टीचर। अच्छा इंग्लिश में पढ़ना सबसे पहले, क्योंकि हिंदी की अपेक्षा जो इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं वो पकड़ा जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसलिए इंग्लिश को देखना, और फिर अगर समझ में ना आए तो हिंदी वाले पे चले जाना। फिर कह रहा दूसरा ऑप्शन कह रहा कि मेरा सोल्व क्वेश्चंस सो दैट
टीचर प्राइजेज हर एंड सी गेट्स गुड मार्क। क्या वो इसलिए पढ़े पाती मास्टरी ओरिएंटेशन कर रही है कि टीचर उसे प्रशंसा करेगा, उसे गुड मार्क देगा, या फिर अर्जुन जो है रिपीटेडली सोल्व डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम बिकॉज ही वांट्स टू अंडरस्टैंड करेक्टली एंड इंप्रूव। ये बेटर ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन थर्ड। चलो इसको रहने देते हैं। सारा स्टडीज व्हाइल बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय हर फोन, ये तो होगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन निकाल देंगे तीन, और ऑप्शन हम सबका आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा का थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कि अर्जुन जो है गणित के कठिन सवालों को बार बार हल करता है क्योंकि वह सही तरीके से समझना और सुधारना चाहता है। अगले सवाल, और अगला सवाल है ये 4 नंबर, कह रहा है कि रिया ने देखा कि उसके स्कूल का नियम पुरानी किताबें दान करने पर रोक लगाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक खरीदने में सक्षम नहीं है। यानी कि देखो रिया चाह रही है कि वो अपना पुरानी किताबें दान करें, लेकिन जो है नियम है, स्कूल का नियम है कि पुरानी किताब जो है दान नहीं आप कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो कि कुछ विद्यार्थियों के वही किताब की जो है जरूरत है, और वो जरूरत क्यों है, क्योंकि वो खरीदने में सक्षम नहीं है। सवाल यही कहा है, पहले सवाल समझ गए। अब यहाँ पे कौन सी थ्योरी लगेगा बताओ, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन लगेगा या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन लगेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ पे कह नहीं रहा, क्या स्कूल जो है लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है, नहीं, ठीक है। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ये मान लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल तो है नहीं भाई, कहीं लिखा ही नहीं यूनिवर्सल। गुड बॉय एंड बैड बॉय यहाँ तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे सोशल या फिर लॉ एंड ऑर्डर दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे। अब देखो लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, पहले तो छोटे छोटे नियम या फिर ऑब्जर्वेशन करके एक बड़ा सा लॉ बना देता है और उसको यानी कि लागू कर दिया जाता है, एक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे ये स्कूल का लॉ और पूरे थ्योरी के लॉ आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। सोशल स्कूल भी तो एक समाज के रूप में आता है, सेकेंडरी, ठीक है। समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या पांचवा सवाल क्या कह रहा है, असर्शन एंड रीजन वाले सवाल कैसे करोगे, बिकॉज लगाकर। पहले तो अभिकथन को पढ़ लेना है, उसके बाद कारण की तरफ चलना है। अगर कारण जो है रिलेट कर रहा है अभिकथन को, तो दोनों ऑप्शन जो है यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ यानी कि एक कर रहा है, इस तरह से बनाना था, ठीक है, मैंने बता रखा है। अब सवाल को पढ़ते हैं। कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, भाई देखो पांचवा पहले ही सवाल करा, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली द पाथ ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट। सही बात है, मतलब किसी बच्चे को मतलब एक्यूरेटली जो है सटीक भविष्यवाणी करना असंभव है, ये तो सही है, ठीक है। क्या जो है अभिकथन, कारण जो है अभिकथन को सही कर रहा है, आइए जानते हैं। अब यहाँ पे करा कि अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के अद्वितीय मिश्रण के कारण प्रत्येक बच्चे में विकास की प्रक्रिया और परिवर्तन की गति अलग अलग होती है। तो ये तो कनेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे विकास की गति है और फिर यहाँ पे विकास की प्रक्रिया जो है, यहाँ पे आप बिकॉज लगा दो, ठीक है। सवाल को पढ़ो और क्योंकि लगा दो। देखो बालकों को विकास की गति और मार्ग की सटीक भविष्यवाणी करना संभव है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि लगा दिया। फिर अनुवांशिक, क्योंकि अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों का जो है अद्वितीय मिश्रण है, यानी कि ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन जो है जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर का, ये जो है डिफरेंट प्रोसेस रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है आर का, ठीक है, यानी कि अभिकथन का। अगले सवाल है छठा सवाल क्या कर रहा था, चलो ऑप्शन तो मारी दी। बच्चे अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के लिए अपने स्वयं के स्पष्टीकरण बनाते हैं। जब उनसे पूछा गया है कि बारिश क्यों होता है, तो सिया ने उत्तर दिया, भगवान अपने कंधों पर बाल्टी उठाने से थक गए थे। ऐसे स्पष्टीकरण क्या दर्शाता है, तो नाना नानी आपको स्टोरी सुनाते होंगे ऐसा बच्चे को, ठीक है। तो ये सब दर्शाता है क्या वो मतलब बिल्कुल भी तर्क नहीं कर सकता, क्या बच्चा इतना अति है कि तर्क नहीं देगा, गलत। उनकी सोच मात्रा में वयस्कों से कम है, इसी कारण वो दे रहा है, नहीं। उनकी समझ सादगीपूर्ण और संस्कृति रूप से प्रभावित है, सांस्कृतिक रूप से। दादा नाना नानी पहले ही स्टोरी सुनाते होंगे कि आप जो है बादल जो है पानी खत्म हो जाता है, ये देखो दौड़ रहा है बादल, वहां से पानी लाएगा फिर यहाँ पे गिराएगा, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक रूप से प्रभावित है। ये पूरी तरह से स्व केंद्रित है, कहना गलत है। तो ऑप्शन 4, 2 एंड 1 को एलिमिनेट कर देंगे और आंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड बेस्ट था। अगला सवाल है 7वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच की सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे करा कि एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब ये ऑप्शन 4 दिया गया है, और कौन सा बेस्ट हो सकता है एनालिटिकल थिंकिंग के लिए, बताओ एनालिटिकल थिंकिंग के लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे हाउ मेनी बैटल्स वेयर फाउट इन यूरोप ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, ये तो लिमिट वर्ड में आ जाएगा, नहीं होगा। हु वाज द जर्मन चांसलर, ये भी नहीं होगा। लिस्ट द कंट्रीज, ये भी नहीं होगा। व्हाट वेयर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर दैट लीड टू आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वार, यानी कि कौन कौन से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया था। तो ये थोड़ा सा ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट या एनालिटिकल थिंकिंग जो है जवाब देगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल असर्शन एंड रीजन वाले सवाल है, फिर से करा कि
एट द प्री प्राइमरी लेवल, ठीक है, यानी कि प्री प्राइमरी स्तर पर बच्चों की लिखावट की सुंदरता और लाइनों के भीतर लिखने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। चलो ऐसा मान लेते हैं, नहीं जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखो खुद यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि, यानी कि ये दोनों से एक दूसरे से रिलेट है, तो ऑप्शन को सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट अभी रहने देते हैं, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये तो कर नहीं रहा, ए इज करेक्ट है बट आर इज इनकरेक्ट। अब देखते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे की उंगलियां और हाथ की सूक्ष्म मांसपेशियां पर नियंत्रण अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। तो प्री प्राइमरी स्तर पर नर्सरी वाले बच्चे को क्या करोगे भाई, उससे क्या एक्सपेक्टेशन करोगे बताओ, मतलब अच्छे लिखावट को नहीं। तो ये तो ऑप्शन सही है और ये रीजन भी सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, 9 सवाल। द पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये रहा हिंदी वाले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आकलन के क्या उद्देश्य हैं? सवाल संख्या और द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखो पहले, क्या टू जनरेट स्ट्रेस बाय नेगेटिव वर्ड हटा दो, टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही है, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टू सपोर्ट स्टूडेंट, तो ये 2 3 4 हो जाएंगे आंसर, ऑप्शन 4। ठीक है, व्हाट इज मीन्ट बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट? चाइल्ड डेवलपमेंट में सेंसिटिव पीरियड कब आता है बताओ? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हम पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, चलो ठीक है। देखो वनली वाले ऑप्शन नेगेटिव हटा दो, वनली वाले हटा दो, हट गया, क्या हट गया? चलो पीरियड एंड फिजिकल ग्रोथ इट्स पीक, या फिर ऑप्टिमल प्राइमरी डेवलपमेंट स्पेसिफिक कैपेबिलिटी, यानी कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, या फिर वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। और यहाँ पे कहा कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो आंसर ये बेटर रहेगा ऑप्शन 4 से। ठीक है, अगला सवाल है 11वां सवाल, समाजीकरण के द्वितीय संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है? बताओ, द्वितीय संस्था के रूप में स्कूल के क्या प्रमुख उद्देश्य है बताओ? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। आंसर तो सबको पता होगा, लेकिन वहां पे एग्जाम में हमें जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है। कट द चाइल्ड ऑफ फ्रॉम द होम, बिल्कुल गलत है। अंडर द, गलत है भाई। कंट्राडिक्ट द लर्निंग एक्वायर्ड बाय द चिल्ड्रन इन द फैमिली, बी एन एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली एंड बिल्ड अपॉन द थिंग्स चाइल्ड इज फैमिलियर विद। ठीक है, तो ऑप्शन ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो अब ऑप्शन कैसे, यहाँ पे समझो कि जो करा कि बच्चे को घर से अलग कर देना चाहिए, निगेटिव, तो हम तुरंत हटा दो। बच्चे को घर में सीखी बातों को पूर्वतक करना, बच्चे द्वारा घर में सीखी गई बातों को खंडन करना नहीं, परिवार के विस्तार जिससे बच्चे के परिचित चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगला सवाल है 12वां सवाल, कह रहा है कि निम्न में से कौन लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत उत्पन्न होने वाले एक कक्षा निहितार्थ है? बताओ कौन सा हो जाएगा? लेवाइगोत्स्की क्या देते थे? सोशल, SCL, सोशल कल्चर एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो सोशल कल्चर एंड लैंग्वेज, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? शिक्षकों को सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के सिद्धिकरण को बढ़ावा देना चाहिए, ये तो प्याजे बोलते थे भाई। शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्षम करना चाहिए, नहीं, ये तो वो बोलते थे। वाइगोत्स्की के बाद क्या पढ़े थे? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोएलबर। ठीक है, शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करे। ठीक है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये सही है, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला सवाल है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम द करिकुलम, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है? बताओ, तो आंसर इसका क्या होगा? ये रिजिड वाले ऑप्शन हटा दो। ठीक है, इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रैगमेंटेड सब्जेक्टेड नो कोरिलेशन, बिल्कुल गलत है, बकवास है ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करना है, एलिमिनेट करना है। इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट द चिल्ड्रन, हाँ ये अच्छा है। ठीक है, इज प्रेजेंटेड डिस्कनेक्ट नहीं। चंक समझते हो भाई? चंक नहीं समझते हो ना? चंकिंग करना, जैसे कि थोड़ा थोड़ा चीज को जोड़ के एक अच्छी चीज बनाना, ठीक है, चंकिंग होगा, चंकिंग इन्फॉर्मेशन। तो डिस्कनेक्ट चंकिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि चेंज इन इमोशन, यानी कि भावनाओं, आत्मधारणा और परिवार मित्र व सहपाठियों के साथ अंतर व्यक्तिगत संबंध होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किस विकास क्षेत्र में किया जाता है? किस विकास क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, आप टाइम ले लो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। यहाँ पे आंसर तो पता है सबको, यहाँ पे कर दोगे, ठीक है, लेकिन एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पे भावनाओं, आत्मधारणा, परिवार, मित्र, ये सब क्या है? सोशल है, ये सब क्या है भाई? सोशलॉजी, सोशल से है, तो क्या ये दोनों होगा सोशल? ये तो दोनों बाहर निकल गया।
अब बताओ कौन सा होगा ऑप्शन, साइको सोशल होगा या सोशल होगा। यानी कि यहाँ पे बात किया गया है भावनाओं को, यानी कि चेंज इन इमोशन, तो सोशल तो हटा दो, साइको सोशल यानी कि मनोसामाजिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन को आप पकड़ सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। अगला सवाल है असर्शन एंड रीजन वाले, और मैं प्रेफर करता हूं, और ये रहा हिंदी में, और मैं प्रेफर करता हूं कि आप इंग्लिश में ज्यादा पढ़ें। ठीक है, चलो इंग्लिश वाले देख लेता हूं, आप लोग हिंदी वाले देख लिए होंगे। सवाल है कि कोग्निशन एंड इमोशन, सवाल देखो, कोग्निशन एंड इमोशंस फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड इमोशनल स्टेट्स हैव नो लास्टिंग इम्पैक्ट, नो लास्टिंग इम्पैक्ट। भाई यहाँ पे मैं सहमत नहीं हूं, असर्शन गलत है। अब रीजन की तरफ पढ़ते हैं, रीजन क्या करा है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स वनली, यहाँ पे दे दिया वनली कॉग्निटिव, पहले ही हटा दो भाई, दोनों में लर्निंग ज्यादा डिपेंड करेगा, एक दूसरे पे डिपेंडेबल रहेगा, इंडिपेंडेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोनों गलत है भाई, यहाँ पे ऑप्शन बोथ एंड आर, इसलिए कहता हूं कि पहले पढ़ो। 16 सवाल है मैच द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर विद देयर कोरेक्ट डिस्क्रिप्शंस, तो आपको मिलान करना है, कैसे मिलान करोगे, तो एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक समझते हो, ह्यूरिस्टिक नहीं समझते हो भाई, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और भी एनालॉगी समझते होगे, यानी कि जिसको एनालॉगी मतलब मान लिया गया है, जिसको सबूत या फिर थ्योरी या फिर प्रूफ की जरूरत नहीं है, एनालॉगी। ठीक है, तो चलो 16, तो ये क्या हो जाएगा, एनालॉगी किस में आएगा बताओ, तो कीपिंग इन माइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सिमिलर टू द करेंट प्रॉब्लम। हाँ भाई, यानी कि मान लिया गया है दिमाग में ये कि जो है ये सिमिलर प्रॉब्लम है, ये हमेशा होते रहता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे नहीं भाई, सी का 2 मार रहा हूं ना, एनालॉगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी का 2 कौन सा हो जाएगा, सी का 1 है, सी का 2, सी का, भाई एक ऑप्शन है, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, सी का 2, सी का 1 मार रहा हूं ना, तो सी का 2 मैं क्यों लिखा, सी का 1 होगा ना, तो ये सही है। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे सी का 1 मार रहा हूं ना, एक हम मैंने 2 बोल रखा है, सी का 1 ये हो जाएगा, ये गलत है, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चलो 3 मैंने दे दिया। अब क्या करना है, मीन्स एंड एनालिसिस क्या होता है, मीन्स एंड एनालिसिस क्या होता है, तो देखो भाई ये होता है प्रॉब्लम को डिवाइड करना, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, या कहाँ है भाई, तो प्रॉब्लम इनटू सब गोल्स एंड सॉल्विंग सच ए सब गोल्स, यानी कि डी का 3 हो जाएगा, डी का 4 यहाँ पे दिया, डी का 3 यहाँ दिया है, ऑप्शन हो जाएगा 4। देखो इस तरह से नहीं पढ़े थे, 1 2 पता भी होगा तो बना लोगे। अगर जिनको मीन्स एंड एनालिसिस पता नहीं होगा तो इनको ह्यूरिस्टिक के बारे में पता होगा, और ह्यूरिस्टिक क्या कहता है कि ये जनरल स्ट्रेटेजी लीडिंग टू द करेक्ट आंसर, यानी कि कोई जनरल स्ट्रेटेजी सामान्य जो कि सब लोग अप्लाई करते हैं। अब इसका हिंदी देख लो कि कलन विधि क्या होता है, मैंने क्या बता रखा है, कलन विधि क्या होगा, तो उपाय अंतः विश्लेषण होता है, एक समस्या को उपविभाजित करना। तुल्य रूपता क्या होता है, तुल्य रूपता होता है मिलती जुलती समस्याओं को, समाधान को ध्यान में रखना। ठीक है, अब कलन विधि क्या होता है, कलन विधि या फिर यहाँ पे देख लो स्वन्वि, तो सही उत्तर प्राप्त करने की एक सामान्य नीति। अब कलन विधि होता है एक समस्या को हल करने के चरण दर निर्धारित पदानुक्रम विधि। ठीक है, 17वां सवाल क्या था, कर कि विच एडाप्टेशन, यानी कि दृष्टि बाधिता विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कौन सा अनुकूलन सबसे उपयुक्त है, तो कौन सा अनुकूलन सबसे उपयुक्त है बताओ 17वां का। तो देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करोगे, क्लियर वर्बल इंस्ट्रक्शन विद पॉसेस, भाई स्पष्टित मौखिक रहना चाहिए, क्योंकि वो देख नहीं सकता तो सुन तो आराम से सकता है, इसलिए स्पष्ट रूप से हमें बोलना चाहिए। जैसे कि मैं नहीं देख रहा हूं ना, आप हमें देख रहे हो, हमारा मौखिक ही अच्छा रहना चाहिए, तो इसलिए स्पष्ट मौखिक में दे रहा हूं। ठीक है, देने की कोशिश कर रहा हूं, बीच बीच में विराम लेना, बीच बीच में पॉज भी कर रहा हूं, तो ये सही है। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच, समझ रहे हो, जैसे वो तो देख नहीं रहा है, तो जो लिख रहे हो वो भी लिखते लिखते जो है स्पीच के तौर पे बोलते रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं श्याम, तो SHYAM ऐसे बोल दिया, तो यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। हाँ भाई ये सही होगा। ठीक है, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। अब यहाँ पे देखो रंगीन कार्यपत्रक का उपयोग करना, यानी कि कलरफुल वर्कशीट से उसको क्या मतलब है भाई, नहीं, यूज ए टेक्टाइल मटेरियल्स, हाँ ठीक है, यानी कि जैसे ब्रेल लिपि का उपयोग, जो स्पष्ट करके उसको पढ़ सके, जैसे नोट्स में भी दिया रहता है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे देखना वो किनको लिए लगा है, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी या व्यक्ति है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 3 एंड 4। ठीक है, अगला सवाल है, करा कि 18वां सवाल ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइनोक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग, साइनोक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग क्या होगा, वाचिंग ए रिकॉर्डेड लेक्चर एट होम, जैसे आप अभी देख रहे हो लेक्चर जो है रिकॉर्डेड है, और वहां पे बैठ के आप जो है देख रहे हो, तो ये क्या है,
ये पैसिव लर्निंग है जो कि गलत है, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन ऑनलाइन शिक्षा का उदाहरण है? वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर एट होम, या फिर इससे भी बेटर ऑप्शन आगे आ सकता है, ठीक है, देख लेते हैं। गलत अभी पूरी तरह से नहीं मान सकते हो। पार्टिसिपेटिंग इन ए लाइव ऑनलाइन क्लासेस, ज्यादा जो है ऑनलाइन क्लास में जो है बच्चे ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो लाइव देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये लाइव ऑनलाइन क्लास विद रियल टाइम इंटरेक्शन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग डिजिटल स्टडी मटेरियल एनी टाइम, भाई गलत 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 गलत। यानी कि रीडिंग डिजिटल स्टडी मटेरियल एनी टाइम कहना गलत है। सबमिटिंग एन असाइनमेंट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि लाइव पार्टिसिपेटिंग ज्यादा बेटर रहता है। ये जो होता है समकालीन ऑनलाइन शिक्षा होता है ना, साइनोक्रोनस ऑनलाइन। ओहो, 18वां 19वां सवाल। चलो मिस्टेक एंड एरर वाले सवाल आ गए, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा कई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। क्या जो है, तो यहाँ पे सर विद्यार्थियों द्वारा गलती त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता है, क्या ऐसा कहना गलत? तो ये गलत है भाई, क्योंकि विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो है क्या शिक्षकों और विद्यार्थी दोनों को सफलता को दर्शाता नहीं। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती भाई, बिल्कुल बकवास होती है। तो दोनों गलत हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। 20वां जो है 20वां समझ लो। सबसे पहले पढ़ो इंग्लिश वाले, मैं प्रेफर करता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे रीजन हो गया और यहाँ पे असर्शन हो गया। यानी कि एट ए वेरी ईयरली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज ए टॉय व्हाइल बॉयज प्रेफर टू प्ले विद कार्स। यानी कि लड़की जो है खेलना पसंद करती है डॉल से और लड़का प्रेफर करता है कार। चलो क्यों करता है, रीजन देखते हैं। चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर बॉय और गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। यानी कि लड़की जानती है कि मेरे साथ जो है समाज क्या कैसा बर्ताव करेगा और मेरे लिए संस्कृति में क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है, समझो क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं है, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको कह दिया जाए आप कार से खेल रहे हो, लड़के आपकी बहन जो है टॉय से खेल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों तो क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि उसको सोशल यानी कि उसको बांट दिया गया है, बिहेव अकॉर्डिंगली, ठीक है। यानी जनरल मतलब सोशल बांटा गया है, ठीक है। आपको ये जो है क्रोमोजोम्स या फिर जीन्स द्वारा नहीं बांटा गया है, ठीक है। ये समाज ने बांटा है और ये बांटा है तो एप्रोप्रिएट फॉर, यानी कि लड़कों के लिए क्या सही है और लड़कियों के लिए क्या सही है, ये कल्चरल एक्सपेक्ट करता है। चलो सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देखते हैं सवाल, 21वां सवाल। द टीचर गिव्स क्ले ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ द चिल्ड्रेन एंड आस्क देम टू मेक व्हाट एवर कम्स टू देयर माइंड फॉर दैट क्ले थ्रू दिस शी वांट्स टू प्रमोट इन चिल्ड्रेन। यानी कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वो बनाए। इसके माध्यम से बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। तो देखो रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत है भाई, नॉन कोऑपरेशन बिल्कुल गलत है, इनडिसिप्लिन, यहाँ क्रिएटिविटी यहाँ पे माप सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल 22वां सवाल देखते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। चलो यूज ऑफ पीपल फर्स्ट लैंग्वेज सच एज यूजिंग द डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी इंस्टेड ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट। कह रहा है कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबोधन का उपयोग करना मानती है। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो देखो टेक अवे द एम्फेसिस ऑफ फ्रॉम डिसेबिलिटी बिल्कुल गलत है भाई, नॉट इन द ट्रू ऑफ एस्पिरेशन इज इन कंसेंस विद द ह्यूमन राइट्स अप्रोच ऑफ इंक्लूजन, यहाँ पे दे दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। इलस्ट्रेट द एम्फेसिस ऑन मेडिकल गलत। इन हिंड्रेंस ऑन हिंड्रेंस आ गया भाई गलत। लेबलिंग भी नहीं करना है, ए वाला लेबलिंग रहे LEBL, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर देखो, आंसर तो दोनों यहाँ पे दो गो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखो कि टेक अवे, ये तो पहले मैंने ऑप्शन कर दिया। यहाँ पे देखो 2 और 3, यानी कि 2 और 3 समावेशन में मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है ना। इलस्ट्रेट द एम्फेसाइज नहीं इज इन कॉन्सेंस ह्यूमन राइट अप्रोच इन इंक्लूजन, ये तो सही है। लेकिन तीसरा क्या करा है कि अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर दिखाता है, कहना गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है भाई, एम्फेसाइज नहीं करना है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2 आ गया हमारा आंसर। अगला सवाल क्या करा है, 23वां सवाल। वंदना इज वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल इन एग्जाम एज शी वांट्स ए गिफ्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स। यानी कि वो स्ट्रिक्ट मोटिवेशन पूछ रहा है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या दर्शाता है, तो गिफ्ट के लिए नहीं, टीवी आफ्टर कंप्लीटिंग नहीं, प्रोजेक्ट बिकॉज सी लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स, हाँ भाई ये सही हो जाएगा। सी रीडिंग मोर बुक्स सो दैट इज सिक्योर फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट एंड हर, ये भी नहीं होगा इंस्ट्रिक्ट। तो आंसर देखो, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन निकल के 3rd, यानी कि इंजॉय फॉर थिंग, यानी कि खुद के लिए जो इंजॉय करने के लिए काम करना। अब समझ में आ गया भाई। चलो अगला सवाल 24, असर्शन एंड रीजन वाले फिर आ गए। चलो कह रहा है कि टीचर शुड encourage a student to create their own example and non example of concept as this help clarify the boundaries
एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंसेप्ट। रीजन कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को किसी अवधारणा के स्वयं उदाहरण और गैर उदाहरण निर्मित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इसे अवधारणा की सीमाएं और विशिष्टताएं स्पष्ट होती है। बताओ भाई क्या सही है? तो गलत है भाई। नो नो नो, सही है। यहाँ पे उदाहरण और गैर उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल दोनों देना चाहिए, ये सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि उदाहरण और गैर उदाहरण यानी कि एक दोनों से रिलेट कर रहा है ना। अब ये सही हो गया तो रीजन भी तो सही होगा, यानी कि ये सब आर मतलब फॉल्स, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। आगे पढ़ा भी नहीं और यहाँ से ही ऑप्शन हमने बना के निकल गया। देखो टाइम बच गया, आगे निकलते हैं। ठीक है, 25वां सवाल, while conducting assessment for learning excessive reliances on the standardized test not recommended। चलो भाई यहाँ पे राहत दे दिया। ठीक है, राहत क्यों दे दिया? क्यों स्टैंडर्डाइज टेस्ट को रिकमेंड नहीं कर रहा, तो हाँ सही बात है। अब रीजन है, रीजन क्या है वो देखेंगे। इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग स्टूडेंट स्कोर्स आर इवेलुएट अगेंस्ट फिक्स्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रेदर देन अगेंस्ट अदर स्टूडेंट। ये दोनों तो एक दूसरे से कनेक्ट हो नहीं रहे, तो देखो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन खत्म। अब यहाँ पे कहा कि ए इज गलत है, ए इज बोथ हैंड यार, ये ऑप्शन। अब बच गए दो ऑप्शन। आर इज फॉल्स नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि देखो मानदंड आधारित परीक्षण में जो है विद्यार्थियों के अंकों की तुलना पूर्व निर्धारित प्रदर्शक मानकों से की जाती है, यानी कि जो विद्यार्थी की अंक की तुलना हो रहा है वो उसके ही मार्क से किया जा रहा है, ना कि दूसरों को। ठीक है, ना कि दूसरों के अति से किया जा रहा है। तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को, ऊपर वाले को। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 26वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो समझो यहाँ पे क्या कह रहा है। समझो कि पोर्टफोलियो कलेक्ट वर्क सैंपल ओवर टाइम नहीं। देखो पोर्टफोलियो का काम क्या रहता है? पोर्टफोलियो का काम रहता है कि जो पोर्टफोलियो जो है कंप्राइजेज ऑफ डिस्कनेक्टेड टेस्ट एंड क्यूजेस एंड हेल्प इन असर्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। यानी कि पोर्टफोलियो में असंबद्धता परीक्षण बिल्कुल गलत है, यानी कि यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रहा है। और पूछा क्या है? नोट ए फीचर ऑफ पोर्टफोलियो। तो देखो पोर्टफोलियो कलेक्ट करता है ओवर टाइम रिफ्लेक्टिंग डेवलपिंग चेंजेस, तो सही है। पोर्टफोलियो इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिजाइन कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, सही है। पोर्टफोलियो प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन द असाइनमेंट ऑफ देयर ओन लर्निंग। बाकी सारे पॉजिटिव टर्म्स है, बाकी ये जो है नेगेटिव है। तो ऑप्शन पूछा है नेगेटिव वाले ही, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, 27वां सवाल है, इन क्लासेस सम, यानी कि इसको भी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। चलो, कक्षा में कुछ छात्र नई अवधारणाएं तुरंत समझते हैं, कुछ को अभ्यास चाहिए तो कुछ समूह में सीखते हैं और कुछ तो अकेले सीख लेते हैं। तो शिक्षक ने छात्र के अनुसार अलग रणनीतियां अपनाई। अब अलग नीतियां अपनाई है, यह दृष्टिकोण किसका उदाहरण है? बताओ, ये टीचर पे किसका, यानी कि कौन सा दृष्टिकोण है? बताओ, उनके अप्रोचेज बताओ, एग्जाम्पल कौन से अप्रोचेज एग्जाम्पल हैं? तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चलो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। यूजिंग द सेम टीचिंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट नहीं। गिविंग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ओनली हटा दो। टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट, ये सही है। हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट फोकस ओनली हटा दो। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 में कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, क्योंकि सभी छात्र के लिए एक समान शिक्षण विधि और विद्यार्थियों में से व्यक्ति परक अंतर के अनुसार शिक्षण, ये दोनों में अलग है, लेकिन सबसे बेस्ट थर्ड है। अब ये सभी छात्रों के लिए एक समान शिक्षण विधि नहीं कर सकते हो, सबकी अलग अलग जो है। ठीक है, What should a teacher keep in mind while teaching diverse group of learners? यानी कि ग्रुप डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, अब ग्रुप भाई डाइवर्स कर रहा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट तो करना पड़ेगा जी। चलो, इग्नोर नहीं करना भाई, ऑप्शन दो जिसमें दिया गया है पहले हटा दो। 2 किसमें दिया गया है? 2 इसमें हटा दो, ये नहीं दिया। अब चलो ये दोनों निकालते हैं। मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं। अब 4 जो दिया है उसको निकाल दो, ऑप्शन बच गया थर्ड। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करके बना दोगे, हमको पता है। 29वां सवाल देखो, पेडागोजिकल अप्रोचेस दैट आर प्राइमरली डैश टिपिकली रिजल्ट इन डैश ऑफ द नॉलेज बाय स्टूडेंट। यानी कि 29वां सवाल देखेंगे। सवाल क्या कर रहा है? देखो टीचर सेंटर्ड नहीं रहना है भाई, टीचर सेंटर्ड है वहां हटा दो। अब रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, लो भाई ऑप्शन आ गया 2। देखा ऑप्शन एलिमिनेट करके, क्यों? क्योंकि जो शिक्षण दृष्टिकोण के मुख्य रूप से शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं वे विद्यार्थियों के ज्ञान के डैश का परिणाम देते हैं, यानी कि अर्थपूर्ण निर्माण के लिए। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 सही रहेगा। लास्ट सवाल है और ये सारे के लिए पेडागोजी के लिए है। तो रवि बिलीव्स दैट हिज इंटेलिजेंस इज ए फिक्स्ड एंड नो मैटर
हाउ मच ही स्टडी, he cannot improve much in mathematics. Simultaneously, his friend Mira believes that her intelligence can grow with effort and practice. So keep trying harder and even. देखो एगो दो दोस्त है, एगो रवि है और रवि के बाद जो है इसमें कह रहा है कि मीरा है। अब ये दोनों कह रहा है कि रवि कह रहा है, रवि जानता है उसकी इंटेलिजेंस से फिक्स्ड है, यानी कि भाई हम यूपीएससी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमसे नहीं होगा, तो वो पढ़ता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, स्टडी करता ही नहीं है, तो उसके लिए अलग बात है। लेकिन मीरा जो है परीक्षा भी देती है यूपीएससी के, बार बार फेल भी होती है, फिर ज्यादा मेहनत करती है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो देखो कंटिन्यूटी कर रहा है क्या? रवि कंटिन्यूटी नहीं कर रहा है, हटा दो। हेरिडिटी क्या मतलब होगा यहाँ पे? नहीं, देखो ऑप्शन 4 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं कर रही है मीरा, बिल्कुल बकवास है। ये इंटीटी वर्सेस इंक्रीमेंटल की बात है। देखो इंटीटी मतलब सतत होता है और इंक्रीमेंटल मतलब होता है ग्रेजुअल, या तो कि धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, यानी कि टारगेट की ओर पहुंच रहा है। और इंटीटी मतलब मान लिया है, बिलीव्स कर लिया है कि भाई हमसे तो यूपीएससी होगा ही नहीं, यानी कि सीटेट हमसे तो निकलेगा ही नहीं, 90 नंबर आएगा ही नहीं। लेकिन मीरा क्या है कि मौक लगा रही है, उसको 70 आ रहा है, फिर उसके बाद 75 आया, फिर 80 आया, उसके बाद 85 और टारगेट पे पहुंच गई 90। तो ये क्या हुआ? ये इंक्रीमेंटल हुआ, ना कि इंटीटी हुआ। यानी कि रवि जो है इंटीटी कर रहा है और मीरा जो है इंक्रीमेंटल कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 3rd। और ये सारे के लिए पेडागोजी सेम था। विश्वास नहीं है तो दिखा देता हूं, ठीक है। अब इसका सेकेंड जो है पेपर 2 का पेडागोजी देख लो। पेपर 2 का पेडागोजी किधर है? पेपर 2 यहाँ पे, ठीक है। देख लो पेडागोजी, पेपर 2 का पेडागोजी भी पहला सवाल देखो वही है, सेकेंड सवाल अंजलि वाले, ठीक है, और 3rd सवाल था कौन? मास्टरी ओरिएंटेशन। तो इसका भी जो है सेम, यानी कि पेडागोजी सीडीपी है, तो जरूरत नहीं है अलग अलग कराने का, इसी वीडियो में दोनों हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो देख लो।